युद्ध वीडियो गेम बन गया है। अब यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों को मारकर अंक कमा रहे हैं और जितना ज्यादा वे ऐसा करते हैं उतनी ही ज्यादा हथियार उन्हें मिलते हैं। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है। 26 जनवरी 2026 जेलेंस्की ने यह सार्वजनिक रूप से बताया। अब 80% से अधिक दुश्मन के लक्ष्य सटीकता से ड्रोन द्वारा तबाह किए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन हैं। संतोषजनक है कि ये ड्रोन यूक्रेन में ही बने हैं। पिछले साल 8,19,737 लक्ष्यों को ड्रोन से सटीक निशाना बनाया गया। हम हर नुकसान को स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं और हमारे पास हर नुकसान के लिए हमारे पास स्कोर भी हैं। आप लोग इसे अपने खुद के उदाहरण से जानते हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोनस प्रणाली रक्षा के परिणामों को स्केल करने के लिए काम करती है। दिसंबर में हमारी इकाइयों ने 35,000 दुश्मन सैनिकों को नष्ट करने का परिणाम हासिल किया। हम इस परिणाम के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे। ये वही लोग हैं जो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। उदाहरण के लिए ये एक खुलासा करने वाला मामला है। अफगानिस्तान में 10 साल के संघर्ष में सोवियत सेना को जितना नुकसान हुआ, उससे दोगुना रूसियों को इस युद्ध के सिर्फ 1 महीने में हुआ है। 80%। मैं आपके लिए इसका अनुवाद करता हूँ। रोज 2,800 रूसी ठिकाने नष्ट हुए, यानी हर 30 सेकंड में एक। और यहाँ वो है जो कोई आपको नहीं बता रहा है। यह सिस्टम वीडियो गेम जैसा है और रूस को ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी कल्पना पुतिन ने भी नहीं की थी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध को कैसे संसाधन बनाने और उनका उपयोग फिर से युद्ध में करने वाले खेल में बदला है। रूस सब जानते हुए भी क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहा। देखते रहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं उसने युद्ध बदल दिया है। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपको यूक्रेन इस प्रभुत्व तक कैसे पहुंचा समझने के लिए हमें पीछे देखना होगा। साल 2022 था और युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था। यूक्रेन एक जबरदस्त समस्या के सामने था। रूस के पास ज्यादा टैंक, ज्यादा तोपें, ज्यादा सैनिक, हर चीज में ज्यादा था। यह साफ था कि यह संख्या की लड़ाई थी और यूक्रेन हार रहा था। लेकिन 2023 और 2024 के बीच किसी समय यूक्रेनी सरकार में किसी ने एक क्रांतिकारी विचार सोचा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री मिखाइल फेडोरोव ने उन ड्रोन को देखा जो वे पहले से इस्तेमाल कर रहे थे और सोचा, अगर हम इसे कुछ बड़ा बना दें, अगर हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहें, ये हिस्सा आपको चौंकाएगा। उन्होंने खुद से पूछा, अगर हम युद्ध को एक खेल में बदल दें? हाँ, यूक्रेन ने युद्ध को गेमिफाई कर दिया है। गेमिफाई का मतलब है किसी चीज को खेल में बदल देना। अंक, रैंकिंग और असली इनाम हैं। जैसे कुछ ऐप्स चलने पर मेडल देते हैं, यहाँ अंकों से हथियार खरीदे जाते हैं। और इससे पहले कि आप सोचें कि ये बेतुका है, मुझे आपको समझाने दीजिए कि ये कैसे काम करता है। कल्पना करें, एक यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर है। वह एक छोटा ड्रोन चला रहा है जिसे आप वीडियो गेम की तरह कैमरे में देखकर उड़ाते हैं, न कि अमेरिकी फिल्मों जैसा बड़ा ड्रोन। यूक्रेनियन इसे FPV ड्रोन कहते हैं। वह स्क्रीन पर देखता है। दूर एक रूसी T-90 टैंक दिखता है जिसकी कीमत $3 मिलियन है। वह ड्रोन चलाता है, पास आता है, कैमरा रिकॉर्ड करता है और टक्कर में टैंक फट जाता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो इस हमले के बाद होने वाली हर चीज को बदल देती है। वीडियो अपने आप डेल्टा नामक एक सिस्टम में भेज दिया जाता है। यह यूक्रेनी युद्ध का गूगल मैप्स जैसा है। सैन्य विश्लेषक पुष्टि करते हैं यह T-90 टैंक है और पूरी तरह नष्ट हो गया है। और फिर उस सैनिक की यूनिट को उनके डिजिटल खाते में 40 अंक मिलते हैं, अंक जैसे किसी वीडियो गेम में। लेकिन ये प्रतीकात्मक अंक नहीं हैं। इन अंकों को असली उपकरण, असली ड्रोन पर खर्च किया जा सकता है।
यूक्रेन ने ब्रेव एक नामक मार्केटप्लेस बनाया है जो अमेजन जैसा है। आप वहां जाते हैं जहां हजारों प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है। अटैक ड्रोन, नाइट ड्रोन, बैटरियां, नाइट विजन उपकरण, सब कुछ पॉइंट्स में कीमत के साथ। यही है वो पागलपन की गणित जो सिस्टम चलाती है। सैनिक ने 40 पॉइंट्स के टैंक को तबाह किया, जबकि 43 पॉइंट्स का हैवी बम वर्षक ड्रोन दर्जनों मिशन कर सकता है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक सैनिक $3 मिलियन के टैंक को तबाह करता है, उसे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर कुछ और दुश्मन सैनिकों को मारता है, उसे 3 और पॉइंट्स मिलते हैं, कुल मिलाकर 43 पॉइंट्स। इसीलिए वह एक बमवर्षक ड्रोन खरीदता है जो और टारगेट्स तबाह करेगा। यह एक चक्र है। जितना ज्यादा आप तबाही मचाते हैं, उतने ही ज्यादा संसाधन आपके पास और तबाही मचाने के लिए होते हैं। इस सिस्टम में एक और हैरान करने वाली बात है। अंक तालिका यादृच्छिक नहीं, यह यूक्रेन की हर समय की जरूरत दिखाती है। 2025 में उन्होंने एक रूसी सैनिक को मारने के अंक 6 से बढ़ाकर 12 कर दिए। क्यों? यूक्रेन ने माना कि रूस के शहरी मानव संसाधनों को खत्म करना नष्ट करने से ज्यादा जरूरी है। टैंक बनाए जा सकते हैं, लेकिन सैनिकों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। इसमें और भी महत्वपूर्ण मूल्य है। क्या आप जानते हैं, रूसी कैदी को जिंदा पकड़ना और ड्रोन से आत्मसमर्पण कराना 120 अंक देता है, जो टैंक नष्ट करने से 3 गुना ज्यादा है। गणित सरल है। रूसी कैदियों की अदला बदली यूक्रेनी सैनिकों से की जा सकती है। यूक्रेन ने सचमुच यूक्रेनी जानें बचाने की कीमत रूसी हथियारों को नष्ट करने से ज्यादा रखी है। 2025 के अंत में उन्होंने इसमें दिखाया कि यह सिस्टम कितना मानवीय है। एक बिना चालक रोबोट का इस्तेमाल दुश्मन की गोलीबारी में फंसे घायल यूक्रेनी सैनिक को बचाने में करना टैंक नष्ट करने से 50 अंक ज्यादा। यूक्रेन ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें किसी यूक्रेनी की जान बचाना दुश्मनों को मारने से ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने करुणा को प्रोत्साहित किया। मैं तुम्हें इसका असर एक कहानी से दिखाता हूं। एक यूनिट है जिसका नाम है ओस पासरोस द माज्यार। उसके कमांडर का नाम है माज्यार। बस यही उपनाम है, वही और उसकी यूनिट। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने 16,000 पॉइंट्स कमाए। इन पॉइंट्स से उन्होंने 500 अटैक ड्रोन, 500 नाइट ड्रोन और 100 हैवी लोड ड्रोन खरीदे। सब कुछ सीधे, बिना कागजी कार्रवाई या रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के। कमांडर यूनिट की जरूरतें तय कर आदेश देता है। ब्राव 1 में सरकार निर्माता को भुगतान करती है और कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में उपकरण फ्रंटलाइन पर पहुंच जाता है। और ब्राव 1 में मूल्यांकन प्रणाली भी है। सैनिक उत्पादों को रेटिंग देते हैं। अगर किसी ड्रोन में खराबी है तो उसे एक स्टार मिलता है, उसकी रैंकिंग गिर जाती है। निर्माता इसे देखता है और कुछ हफ्तों में उत्पाद को बेहतर बनाता है। यह नवाचार है युद्ध की गति से। यूक्रेन में 500 से ज्यादा निजी कंपनियां बेहतरीन ड्रोन बनाने की दौड़ में हैं। सैनिक चुनते हैं जिससे गुणवत्ता पर जोर पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझनी होगी। रूस ने इसे कॉपी करने की कोशिश की। उन्होंने सुदोप्लातोव बटालियन बनाई, ड्रोन उत्पादन केंद्र भी बनाए, लेकिन यह काम नहीं आया। कारण यह है कि रूस सबसे जरूरी हिस्सा कॉपी नहीं कर सका। वहां विकेंद्रीकृत प्रणाली नहीं है, सब कुछ ऊपर से नीचे आता है। अगर किसी कमांडर को उपकरण चाहिए तो वह मांगता है, वह अनुरोध ऊपर जाता है कमांड की चेन में। इसमें महीनों लग जाते हैं, उपकरण देर से पहुंचता है, या और भी बुरा, रास्ते में भ्रष्टाचार के कारण पैसा गायब हो जाता है। यूक्रेन में कमांडर सीधे खरीदता है, कुछ ही दिनों में, बिना बिचौलिए के। यही फर्क लाता है। अब मैं तुम्हें वो तकनीकें दिखाता हूं जो इस समय युद्ध के मैदान में हैं। पहली है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। रूस एक चीज में बहुत अच्छा है जिसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कहा जाता है। उनके पास ऐसे उपकरण हैं जो रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं। इन ब्लॉकर्स को जैमर कहा जाता है। ये सामान्य ड्रोन को गिरा सकते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन विकसित किए हैं जो उड़ते समय फाइबर ऑप्टिक तार खोलते हैं। यह तार 20 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है।
ड्रोन इस तार के जरिए ऑपरेटर से शारीरिक रूप से जुड़ा रहता है। दुनिया का कोई सिग्नल जैमर इस वायर में दखल नहीं दे सकता। और इससे आने वाले वीडियो की क्या बात है, क्वालिटी परफेक्ट है, बिना इंटरफेरेंस, सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। रूस ने ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च किए, जबकि यूक्रेन ने कुछ डॉलर के तार से समस्या सुलझा ली। दूसरी टेक्नोलॉजी है नाइट ड्रोन। रूसियों ने इन ड्रोन का एक निकनेम रखा है, बाबा यागा। यह नाम स्लाव लोक कथाओं की एक चुड़ैल पर रखा गया है जो रात में उड़ती है और बच्चों को खा जाती है। ये ड्रोन बड़े, भारी और पूरी तरह से शांत होते हैं। ये रात के समय उड़ते हैं जब सब कुछ अंधेरा होता है और भारी एंटी कार माइन सीधे उन सड़कों पर गिराते हैं जिनका इस्तेमाल रूस अपनी सेना को फिर से सप्लाई करने के लिए करता है। अब रूसी सैनिक ट्रेंचेस से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि अंधेरे में हलचल बाबा यागा को आकर्षित कर सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि आप उसे सुन नहीं सकते। वो अचानक आती है, माइन गिराती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। यूक्रेन तेजी से नवाचार कर रहा है, जबकि रूस किसी तरह जुगाड़ कर रहा है। अब रूसी सैनिक टैंकों पर धातु की पिंजरे और जालियां लगा रहे हैं ताकि ड्रोन को रोक सके। लेकिन अब इस कहानी का सबसे अहम पल आ गया है और यहीं सब कुछ आपस में जुड़ता है। यूक्रेन ड्रोन हमलों में माहिर है। रूस भी ड्रोन इस्तेमाल करता है, लेकिन छोटे नहीं। ईरान द्वारा बनाए गए बड़े ड्रोन, जिन्हें शाहिद कहा जाता है, और रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए करता है। बिजली की बुनियादी संरचना, आवासीय इमारतें। जुलाई 2025 में रूस ने ऐसे 203 ड्रोन प्रतिदिन लॉन्च किए। यूक्रेन को रोज जवाब चाहिए था, इसलिए उन्होंने इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए जो दूसरे ड्रोन का शिकार करते हैं। पहले वाले अच्छे थे, लेकिन उनमें एक समस्या थी, कम गति। सामान्य शाहिद 200 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना आसान है। लेकिन फिर रूस ने तरक्की की, जेट से चलने वाले शाहिद बनाए जो 500 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। और यूक्रेनी इंटरसेप्टर पर्याप्त तेज नहीं थे, इसीलिए यूक्रेन ने कुछ नया विकसित किया, पीएनसन, एक जेट इंटरसेप्टर ड्रोन जो 500 किमी घंटा की रफ्तार से 5000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। और यहाँ वह पल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 25 दिसंबर 2025, क्रिसमस की रात। यूक्रेनी परिवार शरण में है। रूस विशाल ड्रोन हमला करता है। शाहिद अजत, नागरिक लक्ष्यों पर हमला यूक्रेनी आत्मा को तोड़ने की एक जानबूझकर कोशिश है। ईसाई त्योहार पर सायरन बजते हैं, लोग शरण की ओर भागते हैं और रात में एक पीएनसन उड़ता है। कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ड्रोन 300, 400, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। सेंसर हवा में एक शाहिद अजत का पता लगाते हैं। पीएनसन मुड़ता है, दूरी का पीछा करता है, 500 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर कम करता है और फिर टक्कर होती है। शाहिद आसमान में फट जाता है, टुकड़े खुले मैदान में गिरते हैं, कोई नहीं मरता। मानव इतिहास में पहली बार एक अजतो ड्रोन ने असली लड़ाई में दूसरे अजतो ड्रोन को गिराया। न परीक्षण, न अभ्यास, सिर्फ युद्ध में, क्रिसमस की रात। इसका संदेश साफ था, यूक्रेन सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के हमलों से तेजी से नवाचार भी कर रहा है। और यही हमें भविष्य 2026 की ओर ले जाता है। यूक्रेन ने एक ऐसा लक्ष्य तय किया है जो असंभव सा लगता है। एक साल में 70 लाख ड्रोन बनाना। 70 लाख, इसका मतलब है 20,000 ड्रोन बनाना। यह औद्योगिक स्तर अब तक किसी देश ने नहीं आजमाया। इसकी लागत $120 मिलियन है और इस उत्पादन की सुरक्षा के लिए यूक्रेन भूमिगत छिपी हुई फैक्ट्रियां बना रहा है descentralizadas, जो रूसी मिसाइलों से सुरक्षित हैं। दूसरा लक्ष्य है हर महीने 50,000 रूसी हताहत करना। रूस ने अफगानिस्तान में 10 साल की जंग में 15,000 सैनिक गंवाए थे। अब वे एक महीने में इससे ज्यादा खो रहे हैं।
और नाटो के महासचिव ने इसे बयान करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, अस्थिर। रूस इन नुकसानों की भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूक्रेन न सिर्फ बचा है, बल्कि उसने पूरी तरह से यह परिभाषित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध का मतलब क्या है। उसने दिखा दिया कि तकनीक और सिस्टम कच्ची संख्या पर जीत सकते हैं। गेमिफिकेशन सिर्फ वीडियो गेम्स तक सीमित नहीं है और उसने एक मानक तय किया है। अब भविष्य के युद्धों की तुलना 2026 में यूक्रेन द्वारा किए जा रहे युद्ध से होगी। टैंक के युद्ध क्षेत्र का राजा होने का युग खत्म हो गया है, ड्रोन का युग शुरू हो गया है और यूक्रेन इसका मैन्युअल लिख रहा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि युद्ध का गेमिफिकेशन दुनिया की दूसरी सेनाओं में भी फैल जाएगा, या यह सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि यूक्रेन अपनी जीवित रहने के लिए लड़ रहा है? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलेंगे।